जय हिंद क्लास 12th। जय हिंद सार्पियंस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षा में आपने रज़िया सज्जाद जहीर के बारे में, उनके जीवन के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। उनके द्वारा लिखित पाठ नमक को पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार साफ़िया सिख बीबी को देखकर हैरान रह जाती है कि वह उनकी माँ से कितनी मिलती जुलती है। उन्हें सिख बीबी में अपनी माँ नज़र आती है, अपनी माँ दिखाई पड़ती है। अंततोगत्वा साफ़िया अपनी सिख बीबी से उनकी इच्छा पूछती हैं, तो वो बताती हैं कि अगर आप ला सकते हो तो हमें लाहौरी नमक ले आना। साफ़िया किस प्रकार अपने 15 दिन व्यतीत करती है अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, किंतु जब उसे वापस आना होता है तो वह सोचती है कि ये नमक जो हम ले जा रहे हैं इस पे कोई समस्या तो नहीं खड़ी होगी, और वो उस बात को अपने भाई से उसका जिक्र करती है, उससे सलाह मशवरा लेती है। तो उसका भाई कहता है कि ये ले जाना पूर्णतया गैर कानूनी है। फिर वो अपने शब्द बताती है कि कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं होते हैं। ये कोई स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट की चीज़ नहीं है। ये एक तोहफ़ा है जो एक माँ को अपनी बेटी की तरफ से दिया जा रहा है। आज हम उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। रवाना होना मतलब विदा होना, व्यस्त मतलब अत्यधिक काम में लगा हुआ, सिमट कर मतलब सहेज कर, नाजुक मतलब होता है कोमल। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके जुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। हावी होना मतलब भारी पड़ना। मायने मतलब होता है मतलब।
उसने कीनू कालीन पर उधड़ दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उनमें उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। तह मतलब होता है निचली सतह। ताकती रही मतलब देखती रही। रान मतलब होता है जांग। सरहद मतलब होता है सीमा। तरकीब मतलब उपाय। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। दोहर मतलब होता है चादर। आश्वस्त मतलब विश्वास। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की से की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। दरख्त मतलब होता है वृक्ष। अक्स मतलब छाया। लहका मतलब लहराना। आहट मतलब धीमी आवाज। बेशुमार मतलब बहुत अधिक। मासूमियत मतलब भोलापन। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर वो हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब पड़ी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको वह देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। धूप का अर्थ होता है घास। करवट मतलब दाहिने बाएं लेटना।
लबालब मतलब पूर्णतया भरा हुआ। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वेटिंग रूम का अर्थ होता है यात्रियों की प्रतीक्षा कक्ष। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इतने इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आते थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। झिरझिरी सी आई मतलब होता है सिरहन आना, कंपन सा होना। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे से ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। अजीज का अर्थ होता है बहुत प्रिय। फरमाइए का अर्थ होता है आदेश कीजिए, कुछ कहिए। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे। खातून का अर्थ होता है कुलीन स्त्री। साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास एक सा लाबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। हसरत मतलब होता है इच्छा। बिछे हुए होठ मतलब होता है दबे हुए। ज़मीन मतलब धरती। ज़बान मतलब भाषा। सूरत मतलब शक्ल। लिबास मतलब पोशाक, पहनावा। लाबो लहजा मतलब बोलचाल का तरीका।
नवाजना मतलब सम्मानित करना। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते ही हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए ना, आइए ना। दाखिल होते मतलब अंदर जाते समय, हिचकिचाई मतलब थोड़ा सा भयभीत हुई या जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? पैर तले ज़मीन खिसकना मतलब एक मुहावरा है, भयभीत होना। 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफ़ा का अर्थ होता है पृष्ठ, पेज, टाइटल माने शीर्षक। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। फ़क्र मतलब होता है गर्व। डिवीज़न का अर्थ होता है विभाग। वतन? साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। डाब का अर्थ होता कच्चा नारियल। गोलमाल होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। अब हम आपको इन गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा, और जो आपके अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी करने का आप प्रयास कीजिएगा। कहीं पे आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सायंकाल अपने दिए गए निर्दिष्ट समय में आप पूछ सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भावना के स्थान पर बुद्धि के हावी होने से क्या आशय है? प्रश्न पुनः सुन लें। भावना के स्थान पर बुद्धि के हावी होने से क्या आशय है? अगला प्रश्न, साफिया किस कारण द्वंद्व में थी?
साफिया किस कारण द्वंद्व में थी। प्रश्न संख्या 3, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी व्यक्तित्व का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट करें। मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी बंदूकें दोनों के हाथों में थी। पुनः सुन लें, मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी बंदूकें दोनों के हाथों में थी। प्रश्न संख्या 5, आशय स्पष्ट करें। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। प्रश्न संख्या 6, साफिया ने लाहौर में स्वप्न में कौन से दृश्य देखे। साफिया ने लाहौर में स्वप्न में कौन से दृश्य देखे। प्रश्न नंबर 7, नमक कहानी से लेखिका के द्वारा दिए गए संदेश को स्पष्ट करें। पुनः सुन लें, नमक कहानी से लेखिका के द्वारा दिए गए संदेश को स्पष्ट करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू SRPians।